नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको राजस्थान जेलों का जो कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर है वो कैसे आता है और कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर को कैसे करें और पास्ट ईयर पेपर्स में कौन से क्वेश्चंस आए थे, किस टाइप का पेपर पैटर्न हो सकता है, उसकी पूरी डिटेल बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा क्योंकि पास्ट ईयर के हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो पेपर है वो 50 मार्क्स का होगा जेएलओ में और इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि अगर हम पर क्वेश्चन की बात करें तो 0.33 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो सकता है। इसके साथ ही हम आपको इम्पोर्टेंट अपडेट भी दे दें क्योंकि पिछली बार जेएलओ के पेपर में निगेटिव मार्किंग मेंशन नहीं था, इस बार भी निगेटिव मार्किंग मेंशन नहीं है, लेकिन पिछली बार पेपर में निगेटिव मार्किंग हुई थी तो इस वजह से ज़्यादा खुश मत होइए। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको सोच करके ये चलना है कि जैसे कि निगेटिव मार्किंग हो रही है और आपको उस टाइप से प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले कवर क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक है वो क्या क्या आ सकता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, हम सबसे पहले वो डिस्कस कर लें। तो कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको कहीं भी मेंशन नहीं है, बट सोर्स ऑफ जो है कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस लगभग आते ही हैं। उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आती है, फिर आपका ड्राफ्टिंग कमेटी से भी क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका कमेंसमेंट आता है, सुप्रीम कोर्ट के केसेस आते हैं और एजी के बारे में, प्रिविलेज, इमरजेंसी, फंडामेंटल राइट्स, प्रेम्बल और उसके बाद में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट्स का, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के आर्टिकल्स, ये पूरा आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसके अलावा आपका जो लैंडमार्क जजमेंट होता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ऐसा नहीं है कि केस लोग कहीं से भी उठा के आ जाए, लैंडमार्क जजमेंट जो होगा वो आएगा। उसके बाद आपका जैसे मंडल केस वगैरह हो गया, विशाखा गाइडलाइंस हो गया, ये सब का डिटेल आएगा। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चंस आता है एग्ज़ाम में जेएलओ के, तो कॉन्स्टिट्यूशन के। तो सबसे पहला जो हम अगर क्वेश्चन की बात डिस्कस करेंगे तो हम ये ले लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य जो विवाद है उसका न्याय निर्णय किया जाता है। ठीक है, अ डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट इज टू बी एजुडिकेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो किस अथॉरिटी के द्वारा ये किया जाता है, तो आपको बता दें कि ये जो है एक इसमें सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो कई तरह के केसेस को देखता है। उसके जुरिस्डिक्शन में क्या क्या आता है, एक तो होता है उसका अपीलेट जुरिस्डिक्शन, दूसरा होता है आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है, फिर रिट जुरिस्डिक्शन। तो यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कार्य करता है केंद्र और जो है राज्य के मध्य, किस टाइप का जुरिस्डिक्शन दे सकता है। यदि केंद्र और राज्य के मध्य अगर कोई विवाद होता है तो उसको कैसे सुप्रीम कोर्ट जो है हैंडल करता है। आपको बता दें कि इसमें यही चीज़ पूछा गया है कि किस जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत में जो सुप्रीम कोर्ट है और जो है हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो किस जुरिस्डिक्शन के अंदर में कैसे कैसे कार्य करता है, इस टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है। जैसे कि मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको बताया, ये वाला क्वेश्चन आपने देख लिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वह केंद्र और राज्य के मध्य में अगर विवादास्पद कोई भी समस्या आती है तो उसको कैसे जो है सॉल्व करेगा या फिर उसका कौन सा क्षेत्राधिकार है। तो आपको बता दें कि इसमें सलाहकारी क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास में होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है सलाह दे सकता है। उसके बाद अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है, वह जो है कहीं से हाई कोर्ट से अपील होके कुछ आया है तो उसको सुप्रीम कोर्ट हैंडल कर सकता है। उसके बाद आपका जो है रिट जुरिस्डिक्शन भी आ जाता है, तो रिट जुरिस्डिक्शन भी सुप्रीम कोर्ट हैंडल करता है। उसके बाद में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी आ जाता है और
ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी सुप्रीम कोर्ट हैंडल करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य जो विवाद है उसका न्याय निर्णय किया जाता है किस जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत। आपको बता दें कि यह मूल क्षेत्राधिकार यानी कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर में ऐसा किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा किस प्रावधान को समावेशित किया गया है। तो इसके भी आपको कई ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, इसके कई ऑप्शन आपको दिए होंगे, तो आपको इसका ऑप्शन देखना है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका 16(4)(b). 16(4)(b) के अकॉर्डिंग जो है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 प्रावधान जो है वह पारित किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कई, जैसे कि अप्रस्तुता उन्मूलन हेतु भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वह प्रावधान करता है। इसमें आपके जो है अनुच्छेद 14 हो जाता है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 17 है। ये आपको ऑप्शन दिए होते हैं। अब आपको इसमें से देखना है कि अनुच्छेद 17 जो है वह इसका आंसर होता है, यानी कि अप्रस्तुता उन्मूलन हेतु भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 17 है वह इसका प्रावधान करता है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं वे आपके पूछे जाते रहेंगे। उसके बाद हम और क्वेश्चन में चलते हैं कि वर्तमान में जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट में 31 जजेस का एट प्रेजेंट में संख्या है, यानी कि 31 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में एट प्रेजेंट है। फिर आपके क्वेश्चन जैसे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्या आ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कार्य प्रारंभ किया, कब किया, यह भी आपको बताना पड़ेगा। अब इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि कौन सा जो है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है कौन सा नहीं सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चंस में जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि कितने न्यायाधीश हैं, ये आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कार्य कब प्रारंभ किया था, ये आ जाएगा। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक जो है सर्वोच्च न्यायालय की गठन और शक्तियों से संबंधित प्रावधान करते हैं, ये सही है कि गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यह सही है कि गलत है। तो ये सारे गलत है। सही क्या है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 31 है, ये सही है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में आते हैं और ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन ले लेते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता होने के लिए कितने साल के कार्य का अनुभव होना चाहिए? तो 20 साल का होना चाहिए, 12 साल का होना चाहिए, 10 साल का होना चाहिए या फिर 15 साल का होना चाहिए। ये आपके पास ऑप्शन दिए होंगे, आपको उनमें से 10 साल सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए 10 साल का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, पहले ये 5 साल था, बाद में इसको 10 साल कर दिया गया है। अब इसी टाइप से अगर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं तो क्वेश्चन फिर वही सही गलत वाले भी आ सकते हैं कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसके बारे में सही क्या है गलत क्या है।
ये बता दीजिए, ये क्वेश्चन था। तो इसका था ये राज्य के सभी 3 अंगों को कार्य करने हेतु निर्देश देता है। सही है या गलत है? ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिए गए जो निर्देश हैं उसके समान है। सही है, ये गलत है? ये भारतीय संविधान के सामाजिक कल्याण चार्टर से निर्मित है। सही है या गलत है? राज्य द्वारा इनके उल्लंघन पर न्यायालय रिट जारी कर सकता है। ये सही है या गलत है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में जो गलत वक्तव्य है वो इनमें से कौन सा है? तो आपको बता दें कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसके बारे में जो गलत या सही उकरा है तो वो राज्य द्वारा इनके उल्लंघन के लिए न्यायालय रिट जारी कर सकता है। यह वाक्य गलत है। बाकी सारे वाक्य नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित ही हैं और सब ही सही है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आता है। तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आप अगर पहले से किए रहेंगे तो प्रैक्टिस रहेगी तो फटाफट आप कर लेंगे। जैसे कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? अब इसमें आपको कई ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे कि अमेरिका से, आयरलैंड से, ब्रिटेन से या कोलंबिया से। तो इसका आंसर होगा आपका आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, और इसी टाइप से अन्य क्वेश्चंस भी आपके आ जाते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको बताने का तरीका है कि क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं। जैसे कि संघीय प्रणाली के आधार पर भारतीय संविधान का संरक्षक है कौन है? राष्ट्रपति होता है कि मंत्रिपरिषद होता है कि न्यायपालिका होता है कि संसद होता है? तो इसका आंसर होता है वो होता है राष्ट्रपति। संघीय प्रणाली के आधार पर भारतीय संविधान का संरक्षक जो होता है वो न्यायपालिका होती है, यानी कि जुडिशरी होती है। यहाँ पर संरक्षक की बात की गई है। संविधान का संरक्षक होता है वो न्यायपालिका होती है, यानी कि जुडिशरी होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास ईयर पेपर्स में आए हैं और हमें ये इस टाइप से सॉल्व करते रहना है जिससे कि आगे आपको हेल्प मिलती रहे। भारतीय संविधान के किस भाग में के राज्य में नीति निर्देशक तत्वों को समाहित किया गया है? तो आपको पता है ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक में समाहित है। तो ये कौन से भाग में आता है? तो ये जो है चौथे भाग में आता है। 36 से लेकर के 51 तक का आर्टिकल जो है आपका चौथे भाग में आता है। इसमें आपको आंसर दिया होगा भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, और तो आपको इसमें आपको बताना है कि ये चौथे भाग में आता है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है आपका सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में अभिव्यक्त करने के लिए कौन सशक्त है? तो इसका आंसर आपको दिया रहेगा संसद सशक्त है या राष्ट्रपति है या मंत्रिपरिषद है या फिर मुख्य न्यायाधीश है। कौन सशक्त है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में अभिव्यक्त करने के लिए? Who is the empowered to enlarge the power of the Supreme Court? तो इसका आंसर हम आपको बता दें तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी शक्तियों को अभिव्यक्त करने के लिए कौन कौन सशक्त है, ये आंसर है। तो इसके लिए आपका संसद जो है वह सशक्त है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में अभिव्यक्त करने के लिए। कौन है? संसद। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायालय रिट जारी करने की शक्ति देता है? न्यायालय रिट तो जारी करता है उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय रिट जारी करने की जो शक्ति है वो किस में रखते हैं? तो रिट आपको पता ही है कि यह अनुच्छेद 32 में रिट जारी करने के लिए जो है शक्ति रखते हैं। इसमें आपको दिया गया अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 224। क्या अनुच्छेद 32 होगा, क्या अनुच्छेद 136 होगा, क्या अनुच्छेद 226 होगा और क्या अनुच्छेद 224 होगा?
तो इसका आंसर है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट जारी करने की शक्ति देता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात कर लें कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अवैधानिक ढंग से निरुद्ध व्यक्ति जो है वे अपनी जो निरुद्धता है उसको चुनौती दे सकता है। तो इसको तो आपने पढ़ा ही होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण में। तो एक उत्प्रेरण याचिका के द्वारा, एक परमादेश याचिका के द्वारा, एक प्रतिषेध याचिका के द्वारा या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के द्वारा। तो इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जो होती है उसके द्वारा कोई भी व्यक्ति जो है वह अपने विरुद्ध वो कर सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम इस पर पूरा सेशन लेंगे, पूरा 1 घंटे का आधे घंटे का क्लास करेंगे कि आपको समझ में आए कि कैसे क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन में लिए जाते हैं और जेएलओ के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सके उनको ये वीडियो भेजते रहिए। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, नहीं पसंद आए तो भी बताइए कि क्या रीज़न है कि हमें ये वीडियो पसंद नहीं आ रही है। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वे किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 231 के द्वारा या फिर अनुच्छेद 224 के द्वारा या फिर अनुच्छेद 124 के द्वारा या फिर अनुच्छेद 114 के द्वारा। तो जल्दी से मुझे बताइए कि आपको पता है क्या कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वह किस अनुच्छेद के द्वारा की गई है। आपको बता दें कि यह अनुच्छेद 124 के द्वारा की गई है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 के द्वारा की गई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जो संविधान है, संविधान के अनुच्छेद 21 का के संदर्भ में कौन सा प्रावधान मूल कर्तव्य में समाहित किया गया है। तो कौन सा प्रावधान समाहित किया गया है, 51 का, 51 का टा, 51 का इंगा, 51 का चा। आपको ये बता दें कि यह 86 अमेंडमेंट 2002 के अकॉर्डिंग जो है किया गया है और अनुच्छेद ये 86 अमेंडमेंट 2002 में आया है कि अनुच्छेद 21 का के संदर्भ में जो प्रावधान किया गया है यानी कि मूल कर्तव्य को समाहित किया गया है वह 51 का इंगा में किया गया है, यानी कि 51A के में किया गया है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपने देखा कि ये नीति निर्देशक तत्वों से लिया गया है, ये जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटी से लिया गया है यानी कि मूल कर्तव्य से लिया गया है, मूल अधिकार से लिया गया है। अब क्वेश्चन आगे चलते हैं। संपत्ति के स्वामित्व पर रखने का अधिकार है किसका है, सामक्य अधिकार है, मूल अधिकार है, विधिक अधिकार है या फिर सुखा अधिकार है। तो संपत्ति के स्वामित्व एवं रखने का अधिकार जो है अभी ये थोड़ा सा ख़त्म हो गया है, हालांकि ये पहले मूल अधिकार में आता था। ठीक है, यानी कि राइट टू होल्ड एंड एक्वायर प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट टू होल्ड एंड एक्वायर प्रॉपर्टी ये 44 अमेंडमेंट के द्वारा इसको मूल अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार में जोड़ा गया है, यानी कि सेक्शन 300A सेक्शन 300A में इसको डाला गया है, यानी कि विधिक अधिकार में आपका आता है संपत्ति के स्वामित्व रखने का अधिकार। उसके बाद हम चलते हैं कि जो निवारक है, निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत जो निरुद्ध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन जो है वह युक्ति प्रतिबंध है। तो अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19
और अनुच्छेद 16। तो आपको बता दें कि यह अनुच्छेद जो है वह किसके द्वारा जो है किसके निरुद्ध भारतीय संविधान अनुच्छेद के अधीन नियुक्ति प्रतिबंधित है। अगर हम इंग्लिश में इसको थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही से समझ में आएगा। डिटेंशन अंडर प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 16। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 21। हो सकता है मुझे क्वेश्चंस देखने के लिए थोड़ा सा तिरछा होना पड़ रहा है तो आप लोग को थोड़ा ऑड लगे, बट क्योंकि सामने से मेरा क्वेश्चन नहीं है तो इसलिए मुझे थोड़ा सा तिरछा होना पड़ रहा है। बट आशा करती हूँ कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय जो है अपने मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग किस अनुच्छेद में करता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग किस अनुच्छेद में करता है। सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज इट्स ओरिजिनल जुरिसडिक्शन अंडर विच आर्टिकल। तो आर्टिकल 136 के अंदर, या फिर आर्टिकल 154 के अंदर, या फिर अनुच्छेद 132 यानी आर्टिकल 132 के अंदर, या फिर अनुच्छेद 131 यानी कि आर्टिकल 131 के अंदर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है वह अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो है उसका उपयोग करता है। यानी कि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन जो है वह किस अनुच्छेद में आएगा, तो अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चंस अगर हम देख लें तो सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत सलाहकारी क्षेत्राधिकार में कार्य करता है। सलाहकारी क्षेत्राधिकार यानी कि वो सलाह देने वाला कार्य, हाई कोर्ट को सलाह देता है या फिर अदर जुरिसडिक्शन को सलाह देता है, तो ये किस अनुच्छेद में करता है। आपको बता दें कि द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज एडवाइजरी जुरिसडिक्शन अंडर विच आर्टिकल। तो इसका भी आंसर अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 136। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 143। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन आपके आ गया, सलाहकारी जुरिसडिक्शन यानी कि एडवाइजरी जुरिसडिक्शन भी आ गया। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन 143 में, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन 136 में। ठीक है, अब आप ये भी देखते रहिएगा कि कहाँ से पेपर कवर करता हुआ जा रहा है, यानी कि कौन कौन से टॉपिक जो है वह कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, यह भी आपको देखने की ज़रूरत है क्योंकि इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत निवारण निरुद्ध व्यक्ति के जीवन एवं स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत, कि अनुच्छेद 22 के अंतर्गत, कि अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। तो आपको बता दें कि अंडर विच आर्टिकल प्रिवेंटिव डिटेंशन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑफ द लाइफ एंड द लिबर्टी। जहां पर निरुद्ध व्यक्ति के जीवन एवं स्वतंत्रता जो है वह प्रतिबंधित है, वह किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है प्रिवेंशन डिटेंशन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हमने अभी पास ये पेपर में ही हमने आपको 2 क्वेश्चन बता दिया। इसका आंसर होगा आपका अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 जो है उसके अंतर्गत निवारण निषिद्ध व्यक्ति के जीवन एवं स्वतंत्रता प्रतिबंधित है। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।